नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एंटी मोदी मोर्चे के गठन की कोशिशें तेज कर दी हैं। आज नीतीश कुमार ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मिले। ममता और अखिलेश दोनों ने कहा कि वो नीतीश की कोशिशों के साथ हैं। मोदी को हराने के लिए विरोधी दलों का एक साथ आना जरूरी है, इसलिए विरोधी दलों के बीच जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं उन्हें किनारे रखना पड़ेगा। यानी सैद्धांतिक तौर पर ममता और अखिलेश नीतीश के साथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बंगाल में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगी? क्या ममता बंगाल में लेफ्ट पार्टीज के साथ अलायंस के लिए राजी होंगी? इसी तरह यूपी में क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करेंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब न तो ममता ने दिए, न अखिलेश ने, और न इन मुद्दों पर नीतीश कुमार ने ही कुछ कहा। सबका एक ही जवाब था, फिलहाल सहमति जरूरी है। इसके बाद जब सारी पार्टियों के नेता साथ बैठेंगे तो इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन अंदर की बात क्या है? नीतीश की ममता और अखिलेश से मुलाकात पर बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की नीयत पर, उनकी विचारधारा पर सवाल क्यों उठाए? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले दिखाता हूं आज कोलकाता और लखनऊ में क्या हुआ। नीतीश कुमार आज शाम तेजस्वी यादव के साथ लखनऊ पहुंचे। नीतीश को रिसीव करने समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव मौजूद थे। एयरपोर्ट से नीतीश कुमार सीधे समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए। अखिलेश के साथ करीब 1 घंटे तक बात हुई। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सभी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए यह बहुत जरूरी है और वो भी इस मुहिम में नीतीश कुमार के साथ हैं। जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। अखिलेश यादव सिर्फ 1 मिनट बोले। इस 1 मिनट में ना उन्होंने यह बताया कि वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं, न ये जानकारी दी कि विपक्ष के मोर्चे का नेता कौन होगा। सिर्फ इतना भर कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। उसके बाद नीतीश कुमार बोले। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष की एकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक हो गया तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। नीतीश से जब यह पूछा गया कि वो मायावती से भी मिलेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि आज तो वो सिर्फ अखिलेश से मिलने आए हैं, लेकिन बात सबसे होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने आज फिर बार बार कहा कि उनको कुछ नहीं चाहिए, वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई। जो आपको कहा है समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है, तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे। सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे। इससे पहले नीतीश कुमार कोलकाता में थे। कोलकाता में नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता से भी नीतीश ने 2024 में बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की। ममता ने भी सैद्धांतिक तौर पर इस सुझाव को मान लिया। हालांकि ममता बनर्जी ने भी ये नहीं बताया कि वो कि पिछले इलेक्शन से पहले इस तरीके की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने उस वक्त भी तमाम विरोधी दलों के नेताओं के साथ बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। ममता ने कहा कि नीतीश दूसरे दलों के नेताओं को तैयार करें, वो मोदी को हराने के लिए मिलकर लड़ने के लिए तैयार है।
नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ प्रचार के भरोसे चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी ने देश का माहौल खराब कर दिया है, इसलिए अगर देश को बचाना है, बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। फिर सवाल हुआ कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्या बंगाल में ममता लेफ्ट और कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगी? इस पर ममता ने कहा कि अभी तो सहमति बनी है, सीटों के बंटवारे पर बात बाद में होगी। ममता ने कहा कि उनका कोई पर्सनल ईगो नहीं है, नीतीश कुमार इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, वो उनके साथ हैं। जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था, बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में हर पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। इसके बाद नीतीश ने भी कहा कि ममता के साथ बहुत अच्छी बात हुई है। शुरुआती चर्चा आज हुई है, इसके बाद दूसरे मुद्दों पर बातचीत अगले दौर में होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल वो सभी पार्टियों के नेताओं से अलग अलग मिल रहे हैं, इसके बाद सब एक साथ बैठेंगे तो सीटों के बंटवारे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है, उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में, और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहेंगे, बहुत अच्छा बात हुआ है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ममता और नीतीश की मुलाकात को विरोधी दलों के डर का सबूत बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो मोदी से डरे हुए हैं वो अब एक साथ मिलकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब कभी नहीं होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मोदी के खिलाफ जो मोर्चाबंदी कर रहे हैं वो सब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर केसीआर तक सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो कुर्सी खाली नहीं है। He is also interested for Prime Minister candidate. ओ लालू जी का साथ एग्रीमेंट बनाया, 24 को मुझे भेज दो दिल्ली, मैं आपकी लड़का को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना देगा। ये बात तो सामने नहीं बोलेगा, राहुल गांधी स्वीकार नहीं करेगा, स्टैलिन स्वीकार नहीं करेगा, वो दोनों भी उम्मीदवार है, शारद पवार जी का भी उम्मीदवार है, अरविंद केजरीवाल भी सोच रहा है मैं भी बन जाऊं, और ममता जी तो बन के बैठा हुआ है। कोई फायदा नहीं है, ये देश को कोई यूक्रेन और अफगानिस्तान नहीं बनने देगा।
इसलिए स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर का जरूरत है। इतना स्ट्रांग लीडर को छोड़ के ये सब वीक लीडर के पास कौन जाएगा? ममता जी पहले सागर दिघी को रिकवरी कीजिए, उसका बाद दिल्ली के लिए सोचिए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार पर कौन भरोसा करेगा। तेजस्वी भी नीतीश को पलटू चाचा कहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बेकार में प्रधानमंत्री की कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं, बेहतर होगा बिहार पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बढ़ रहा है। नीतीश बाबू से आग्रह करेंगे कि बिहार में बहुत काम है, शराब माफिया घूम रहा है और आपकी सरकार आराम से सो रही है। बालू माफिया से रोज आपके पदाधिकारी पिट रहे हैं और आप आजकल जेट प्लेन पर बैठकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ बिचौलिया का काम करने गए हैं। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, बिहार के नेता हैं। आपको अपना सम्मान हो कि नहीं हो, बिहारियों का तो सम्मान बचा के रखिए। अरे आज दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों? आप किस मॉडल लेकर जा रहे हैं दूल्हा बनने के लिए? पिछले बार दूल्हा बने थे तो 2 सीट आई थी। इस बार खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये जानना चाहते हैं। वैसे एक और कहानी मैं सुना देता हूं। नीतीश कुमार जी ने कहा था 2014 में कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैं वो मिट्टी खोजना चाहता हूं। आप लोग को मिल जाए तो बताइएगा। मैं उस मिट्टी को देखना चाहता हूं कि मिट्टी है किस तरह। हैरानी की बात यह है कि मोदी के सबसे बड़े विरोधी असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश कुमार पर ही शक जाहिर किया है। ओवैसी ने कहा कि बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर, बहुत से नेताओं को इकट्ठा करके मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सबसे पहले नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। नीतीश कुमार खुद कई बार बीजेपी के साथ रह चुके हैं। ऐसे में नीतीश की विचारधारा पर ही सवाल खड़े हैं। इब्तदाई इश्क है, देखिए आगे होता है क्या। अभी बहुत से लंबे फासले हैं, हुनूस दिल्ली दूरस्थ है। अभी एक कहाँ हो रहे हैं, एक कहाँ हो रहे हैं? कौन कह रहा है एक हो रहे हैं? मुलाकात हो रही है। हाँ, मुलाकात हो रही है। चाय पीएंगे, बिस्किट खाएंगे, समोसा खाएंगे, घर जाके सो जाएंगे। और क्या होगा? और क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मीटिंग का कोई रिजल्ट? अरे बहुत सी मीटिंग हुई है ऐसी, कितने मरतबा मीटिंग नहीं हुई है। उनको मेरी सच्चाई से नफरत है। और सच्चाई क्या है? नीतीश कुमार कितनी मरतबा बीजेपी से मुख्यमंत्री बने, कितने मरतबा छोड़े? नहीं, अरे अब कल का कौन गारंटी देगा? आप देंगे? आप लोग देंगे? देश देगा क्या? आप तो असेंबली में खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। चले गए आप चले गए। आपने कहा था असेंबली में खड़े होकर मिट्टी में मिल जाएंगे, आप चले गए। भाई आप खुद ही उस पर स्टैंड नहीं करते और फिर आप उल्टा बीजेपी के साथ चले जाते हैं आप। तो देखिए, भाजपा से जब लड़ना है तो चेहरों की बुनियाद पर मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते आप। नंबर 1, हम शुरू से मेरा मानना है, अगर आप बोलेंगे ये चेहरा तो मोदी को फायदा हो जाएगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा। आपको मुकाबला करना है तो भारत के पार्लियामेंट की हर सांसद की सीट के ऊपर बीजेपी से मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद है। ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात, आप आइडियोलॉजी पे कहां स्टैंड करते हैं। आप में और बीजेपी की आइडियोलॉजी में एक विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए। वो विजिबल डिफरेंस दिख रहा है कि आपको? वे आपका स्टैंड क्या है आइडियोलॉजिकली, बताइए आप। ठीक है, मोदी को हराना है तो आइडियोलॉजिकली हराएंगे या सिर्फ आप ऐसे फ्रंट बना के हराएंगे? मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी पर जब मुकाबला होगा तो कामयाबी मिलने की उम्मीद है। यूपी की 80, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40, इन सीटों को मिलाकर के कुल 162 लोकसभा सीटें बनती हैं। इनमें से 100 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में 18 सीटें जीती थी, उसके बाद ममता बनर्जी भी परेशान है। बिहार में पिछले इलेक्शन में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। यूपी में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी।
इसलिए चाहते तो सब हैं कि मिलकर बीजेपी का मुकाबला किया जाए, लेकिन अब अभी सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जैसे ही बात सीटों के बंटवारे पर आएगी तो झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि न ममता बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के लिए सीटें छोड़ने को राजी होंगी, न यूपी में अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार होंगे, और सबसे बड़ी बात, बिहार में अगर तेजस्वी और नीतीश बराबर सीटों पर मान भी जाते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए लड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर फिलहाल कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब बात बिगड़ेगी तो सभी नेता इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देंगे, और फिर बात एक ऐसे मोर्चे की होगी जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाकर चुनाव लड़ने की बात करेगा। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कितनी भी कोशिशें कर लें, होना कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने तो इस एंटी मोदी मोर्चे की कोशिशों पर रिएक्ट तक नहीं किया, वो अपने काम में लगे हैं। आज योगी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और अमरोहा में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए कैंपेन किया, कई पब्लिक मीटिंग्स की। योगी ने कहा कि अब यूपी बदल गया है। यूपी में माफियागिरी, गुंडागर्दी, रंगदारी और दंगा ये बीते जमाने की बात हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वक्त था जब वेस्टर्न यूपी में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, पलायन होता था, लेकिन अब यूपी दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त है। सहारनपुर की पब्लिक मीटिंग में योगी ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था की नजीर देश के दूसरे राज्यों में दी जाती है। अब अपराधी और माफिया यूपी में अतीत बन चुके हैं। यूपी अब किसी की बपौती नहीं है, माफिया का कोई डर नहीं है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों का उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। सहारनपुर के बाद योगी शामली पहुंचे। शामली की पब्लिक मीटिंग में योगी ने माफियाओं पर सीधा अटैक किया। योगी ने अतीक अहमद का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कह दिया कि जो लोग गुंडागर्दी करते थे, गुंडा टैक्स वसूलते थे, गर्मी दिखाते थे, उनकी गर्मी शांत हो गई है। योगी ने कहा जिनसे लोग कभी डरते थे वो कहां चले गए कुछ पता नहीं, उनके लिए अब कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं बचा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने विरोधियों पर भी निशाना लगाया। योगी ने कहा कि उनके पहले की सरकारों के वक्त में
कैसे वेस्टर्न यूपी में दंगे हुए ये बात अभी तक कोई भूला नहीं है। लेकिन 2017 के बाद से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी ने कहा कि एक बार फिर जनता को यह तय करना है कि नौजवानों के हाथ में तमंचे हों या फिर टैबलेट। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। हम सबको तय करना होगा भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी लोकल बॉडी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। कुछ दिनों के बाद ओवैसी भी कैंपेन करने आएंगे। लेकिन आज योगी ने जब यूपी को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त बताया तो ओवैसी ने कहा कि योगी सफेद झूठ बोल रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि योगी के राज में यूपी में 35,000 कम्युनल दंगे हुए। ओवैसी ने कहा कि योगी कह रहे हैं कि यूपी में माफिया अब अतीत की बात हो गई। क्या पुलिस की कस्टडी में हत्या का क्रेडिट भी योगी लेना चाहते हैं? क्या कानून व्यवस्था अब बंदूक के जरिए चलेगी? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दंगे आज भी यूपी में हो रहे हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है 2017 से 2021 में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, 35,040 कम्युनल फिरके वराना राइट्स हुए हैं। ये जो अमित शाह की मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो बताइए आप, हाँ 2012-17 में 2012-17 का फिगर भी है, मगर 2017 और 21 में आपकी सरकार है, 35,000 कम्युनल राइट्स हुए। क्यों झूठ बोलते हैं? आप कहते हैं कि अतीत कोई हो गया। भाई आपकी कस्टडी में वो अतीत हो गया ना, तो आपको खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप उस पर आप क्रेडिट ले रहे हैं क्या उनकी मौत का, उनको जो गोली मारी गई आपकी कस्टडी में। आप इसको अपनी नाकामी नहीं मानेंगे कि आपकी कस्टडी में किसी की गोली चल जाती है। ये आपका सत्ता है, ये आपका गवर्नेंस है। इस तरह आप अतीत करना चाहते हैं किसी को। मैं कह रहा हूं जिन्होंने उनको मारा है वो एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है, वो टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। याद रखिए इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि ये रेटरिक है, ये आप अपने पेरिल पे ले लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये रेडिकलाइज लोग हो चुके हैं जो बंदूक से अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को, गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए खतरा है। इस तरह के लोग जो बंदूक और गोली इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करके अपने आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं। तो फिर कोर्ट किस लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए, सीआरपीसी एविडेंस किस लिए, जजेस किस लिए हैं? अगर ये लोग तय कर लेंगे सब चीज को, किसकी हत्या करना, किसकी हत्या नहीं करना, किसको अतीत बना देना। ओवैसी कुछ भी कहें, लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ जिस सख्ती के साथ एक्शन लिया है और जिस दृढ़ निश्चय के साथ कार्रवाई की है, वो पिछली सरकारों में नहीं दिखता था। यह सही है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, हत्या करने वाले पकड़े गए हैं, मामले की पूरी जांच हो रही है और इसकी हकीकत भी सामने आएगी। लेकिन जो लोग अतीक अहमद की हत्या को मानव अधिकार का मुद्दा बता रहे हैं, कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, उन लोगों से यह भी पूछा जाना चाहिए कि अतीक अहमद ने जिन लोगों की हत्या की, जिन लोगों को सताया, जिन परिवारों को उजाड़ा, जिन घरों पर, जमीनों पर कब्जे किए, उन लोगों का कोई मानवाधिकार था कि नहीं? अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के बेटे असद की मौत के बाद भी उनके गुनाहों के सबूत रोज मिल रहे हैं। आज ही इस बात के नए सबूत सामने आए कि उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली की जेल में अशरफ ने रची थी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी और उमेश पाल पर फायरिंग में शामिल सभी हत्यारे 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिले थे।
आज इसके वीडियो सबूत सामने आ गए। बरेली जेल की सीसीटीवी से खुलासा हुआ है कि उमेश पाल के मर्डर से पहले अतीक अहमद का बेटा असद, शूटर गुलाम और गुड्डू मुस्लिम, इनके अलावा कई शूटर्स बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए गए थे। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि अतीक अहमद का बेटा असद बरेली की जेल में दाखिल हो रहा है। उसके साथ गुलाम है, गुड्डू मुस्लिम, शूटर उस्मान और अरमान समेत 8 लोग जेल के मुख्य गेट से अंदर जाते हैं। गेट पर कुछ पुलिस वाले मौजूद जरूर हैं, लेकिन इन लोगों की चेकिंग कोई नहीं करता। 9 से कोई एंट्री कराई जाती है, बिना रोक टोक के, बिना पूछताछ के सब जेल के अंदर चले जाते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि पहले एक पुलिस वाला गेट पर इन शूटर्स को रिसीव करने आता है, फिर एक एक करके सभी शूटर जेल के अंदर दाखिल होते हैं। इसके बाद इन शूटर्स की अशरफ से मुलाकात होती है और यह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चलती है, जिसमें उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लान फाइनल किया जाता है। कब अटैक करना है, कहां करना है, कैसे करना है, भागना कैसे है, सब कुछ इस मीटिंग के अंदर तय होता है। और इसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या यही लोग कर देते हैं। बरेली जेल का ही एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें शूटर अरमान और सदाकत जेल के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यह सीसीटीवी वीडियो भी 11 फरवरी का ही है। इसमें अरमान और सदाकत के साथ कुछ और लोग भी हैं, जिनके हाथों में एक छोटा थैला भी है। हैरान करने वाली बात यह है कि बरेली जेल में इन शूटर्स की कोई जांच नहीं हुई, उल्टा इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता रहा। इन्हें मुलाकातियों की लाइन में भी नहीं लगाया जाता। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मुलाकातियों की लंबी लाइन लगी है, लेकिन ये शूटर्स लाइन में नहीं लगते, आराम से अंदर घुसते हैं और साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन दोनों सीसीटीवी फुटेज को बरेली पुलिस और प्रयागराज पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, जिसके आधार पर पुलिस उमेश पाल मर्डर केस की जांच को आगे बढ़ाएगी। उमेश पाल की हत्या में शामिल असद, गुलाम मोहम्मद समेत 4 अपराधी तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अतीक और अशरफ की हत्या हो गई है, लेकिन अभी भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार हैं। इन चारों का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे ज्यादा तलाश शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की हो रही है, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में ये दोनों सबसे बड़े राजदार हैं। पता यह लगा है कि पुलिस इन अपराधियों के ऊपर इनाम की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। और आज शाइस्ता परवीन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये कुछ ही दिन पहले की तस्वीरें हैं। ये फोटो शाइस्ता के फरार होने के बाद की बताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि यूपी एसटीएफ को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें शाइस्ता परवीन किसी से फोन पर बात करती हुई दिख रही है। यह फोटो उसी सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई है। यूपी एसटीएफ को यह फुटेज कहां से मिली, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। लेकिन यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का यह कहना है कि चाहे शाइस्ता हो या फिर गुड्डू मुस्लिम, दोनों ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। ये व्यक्ति बहुत समय से अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है, अतीक गैंग का खास रहा है, और ये मेरा प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसे अपराध भी किए हैं जिसमें इसका नाम प्रकाश में नहीं आया। ये बमबाज है, बम फेंकने में, बनाने में माहिर है, इसके अलावा शूटिंग भी करने में सक्षम है, शूटिंग में भी माहिर है। और इस कारण से अब तो इस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, और लगातार इसकी एसटीएफ और जनपदीय पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रहे हैं। शाइस्ता प्रवीण पर 50,000 रुपये का इनाम है। इस गैंग के बारे में अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये गैंग के पास ट्रेमेंडस फायर पावर है और भी ट्रेमेंडस रिसोर्सेज भी हैं। इसके बहुत सारे ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड सपोर्टर्स हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इसलिए इनके छिपने में मदद, ये इनके सारे अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं वो सब मदद कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये कानून के दायरे में आ जाएंगी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी असद और गुलाम का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। आज इस एनकाउंटर की जांच के लिए एक कमीशन बना दिया गया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन पूरे मामले की जांच करेगा। जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई लोग असद के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि असद कितना खतरनाक अपराधी था, अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। पुलिस को असद के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला है जिसमें कुछ लड़के जमीन पर बैठे एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस वीडियो में अशरफ की पत्नी जैनब का भाई सद्दाम भी मौजूद है। सद्दाम भी इस वक्त फरार है। ये वीडियो अतीक के चकिया के ऑफिस का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो में असद कहीं नजर नहीं आता। पुलिस को शक है कि वीडियो बनाने वाला शख्स असद हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि अतीक गैंग इसी तरह लोगों की पिटाई करता था, उनकी वीडियो बनाता था और फिर दहशत फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इन्हें शेयर करता था। असद भी यही काम करता था। वो खुद को किसी डॉन की तरह दिखाने की कोशिश करता था। एक तस्वीर सामने आई है, आपको दिखाते हैं, जिसमें असद ने अपने चेहरे पर डॉन लिखा हुआ है। अतीक अहमद का घर, उसका दफ्तर, सब कुछ पहले ही ढाया जा चुका है। लेकिन आज अतीक के चकिया वाले दफ्तर से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आई। अतीक के दफ्तर में खून के निशान मिले। इसके अलावा वहां से एक चाकू भी मिला है। अब यह खून किसका है, किसी आदमी का ही है या किसी जानवर का है, यह सब अभी क्लियर नहीं है। आज जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिली, वैसे ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। एक एक निशान को बारीकी से देखा गया, सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इसके बाद एफएसएल की टीम ये सैंपल्स लेकर यहां से चली गई, जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतीक के जिस दफ्तर को पहले ही गिराया जा चुका है, तोड़ा जा चुका है, वहां पर बार बार ऐसी चीजें क्यों मिल रही हैं? करीब 1 महीने पहले जब पुलिस ने यहां रेड की थी, तो पुलिस को यहां से 74 लाख रुपए कैश और कुछ अवैध हथियार मिले थे, और अब यहीं पर खून के ये निशान मिल रहे हैं। अतीक और असद के खिलाफ पुलिस को सबूत मिल रहे हैं, लेकिन दोनों मारे जा चुके हैं। अब सबसे जरूरी है शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को खोजना, क्योंकि अतीक का जो गैंग है उसके सारे राज इन दोनों को मालूम है। इसलिए अतीक के गैंग को पूरी तरह खत्म करने के लिए इन दोनों का पकड़ा जाना जरूरी है। पुलिस अब पूरी ताकत इन दोनों को पकड़ने में ही लगा रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में शरद पवार के बयानों को लेकर महाविकास अघाड़ी में कंफ्यूजन है। ना उद्धव ठाकरे को समझ आ रहा है कि पवार क्या चाहते हैं, ना कांग्रेस समझ पा रही है कि पवार की रणनीति क्या है। कल शरद पवार ने फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे महाविकास अघाड़ी के नेता परेशान हैं। अमरावती में कल शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के भविष्य के बारे में कहा कि आज हम साथ हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। पवार ने कहा कि उनकी इच्छा है कि महाविकास अघाड़ी साथ में रहे, लेकिन लोकसभा और महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इस पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया ये मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले शरद पवार की स्टेटमेंट सुनिए। आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, हम साथ में काम कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है। पर इच्छा से क्या होता है? आने वाले वक्त में विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे अघाड़ी रहेगी ये चर्चा नहीं हुई है। महाविकास अघाड़ी के नेता पूरे महाराष्ट्र में वज्रमूठ सभाएं कर रहे हैं। 1 मई को मुंबई में वज्रमूठ रैली होनी है। ऐसे में शरद पवार के इस तरह के बयान से महाविकास अघाड़ी के नेता कंफ्यूज हो गए। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार अघाड़ी का मजबूत स्तंभ है। उन्हें पूरा भरोसा है कि महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगी। संजय राउत ने कहा कि वो खुद शरद पवार से मिलकर स्थिति को साफ करेंगे। महाराष्ट्र में जब तक मेरी जानकारी है कि महाविकास अघाड़ी आज है और कल भी रहेगी, और चुनाव में भी हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पवार साहब का स्टेटमेंट के बारे में मैं उनसे फिर एक बार बात कर लूंगा। पवार साहब के स्टेटमेंट का बहुत ही अलग तरीके से आप अर्थ अलग अलग निकाल लेते हो। सीट शेयरिंग की बात चल रही है एक दूसरे के साथ, हमारी मीटिंग और बैठकें चल रही है, नई बात नहीं है, सबको मालूम है। और लोकसभा के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है, हम एक साथ है। विधानसभा आ जाएंगे, विधानसभा में हम एक साथ काम करेंगे। और पवार साहब का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है, मिलता रहेगा। पवार साहब एक ऐसे हमारे स्तंभ है जो महाविकास अघाड़ी को हमेशा एकजुट और मजबूत देखना चाहते हैं। पवार का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार के रुख को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह कि शरद पवार ने एक बार फिर अजीत पवार के रुख को लेकर गोलमोल बात की। अमरावती में पवार ने कहा कि अजीत पवार अगर पार्टी तोड़ रहे हैं तो ये उनकी रणनीति है। शरद पवार ने कहा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उन्हें स्टैंड लेना होगा, लेकिन अभी पार्टी में इसे लेकर चर्चा नहीं हुई है।
अगर वे तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये उनकी रणनीति होगी, उनका कार्यक्रम होगा, वो इसे लेकर चलेंगे। अगर हम कोई स्टैंड लेना चाहते हैं तो हमें इसे जल्द ही लेना होगा, लेकिन आज यहाँ ये कहना ठीक नहीं है। वास्तव में हमने इस पर चर्चा ही नहीं की है। अजीत पवार पर दिए शरद पवार के बयान पर संजय राउत ने कहा कि अजीत पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं, ये शरद पवार ही बेहतर बता सकते हैं। वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने वाला है। संजय राउत ने कहा कि शिंदे के साथ बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब तक तो सब हवा में बातें चल रही है, ये जाएगा, वो जाएगा, ये टूटेगा, ये सरकार बदलेगी, ये सरकार आएगी। ये सब जो है उसमें आप विश्वास नहीं रख सकते। सरकार महाराष्ट्र की तो डेफिनेटली जाने वाली है। जाकर कौन आएगा इस बारे में आपको कर्नाटक की चुनाव के निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो किसी भी हालत में इस राज्य का मुख्यमंत्री तो उनको बदलना ही है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में इस सरकार की वजह से, इस मुख्यमंत्री की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शरद पवार के बयान के बहाने बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना लगाया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि उन्हें उद्धव ठाकरे की क्षमता पर भरोसा नहीं है। उन्हें मालूम है उद्धव सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। बावनकुले ने कहा कि अजीत पवार की बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है। महाविकास अघाड़ी के कुछ नेता जानबूझकर अजीत पवार को बदनाम कर रहे हैं। पवार साहब का पूरा जीवन राजनीति में गया, कई बार मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र कई बार संभाला उन्होंने। उनको शायद ये लगने लग गया है कि जब खुद के पार्टी के लोग भाग जाते हैं, ऐसा नेता उद्धव ठाकरे है, वो क्या महाविकास आघाड़ी संभाल पाएंगे? खुद की पार्टी नहीं संभाल पाए तो महाविकास आघाड़ी क्या संभालेंगे? इसलिए पवार साहब को डर लग रहा होगा, फियर लग रहा होगा कि इनके साथ रह के क्या फ़ायदा है। मुझे लगता है पवार साहब को भी ये समझ गया कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कर नहीं सकते, वो समन्वय कर नहीं सकते, वो परिवार के अलावा बाहर के लोगों को नहीं संभाल सकते। इसलिए शरद पवार साहब ने बोला होगा। एनसीपी वगैरह टूटने का सवाल ही नहीं है। ना अजीत दादा ने कभी संपर्क किया, 3 महीने से मुझे मिले नहीं है। वो नागपुर के अधिवेशन में मिले थे। जानबूझ के अजीत पवार जी को महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता टारगेट करके उनको धकेल रहे, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने कहा ना अजीत दादा ने कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं राष्ट्रवादी नहीं छोड़ूंगा। और किसी को आप ढकेलेंगे ही, रोज मजबूर करेंगे तो वो क्या करेंगे? कितने भी कुछ कर ले, तूफान तो आएगा मोदी जी का और पूरी मशालें बुझने वाली है। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी में ही रहेंगे, लेकिन अगर अलायंस टूटता भी है तो कांग्रेस का ऑल्टरनेट प्लान तैयार है। हम इस बयान को हमें कोई उसमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आखिरी हमारी भूमिका स्पष्ट है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक तानाशाह प्रवृत्ति जो केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो पूरा देश उसको भुगत रहा है। देश को बर्बाद करने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उसके विरोध में जो भी दल पॉलिटिकल वो हमारे साथ खड़ा होना चाहते, हम उनको लेकर सामने जाने की कोशिश कांग्रेस की रहेंगी और कांग्रेस उस तरह की लड़ रही है। अब किसी को आना है नहीं आना है, क्योंकि हम तो जबरदस्ती करने वाले लोग नहीं, हम लोकतंत्र को मानने वाले। क्योंकि आज ईडी और सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, कांग्रेस भी सत्ता में थी तो कभी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया गया। अब देश को बचाने का समय, ये राजनीति करने का समय नहीं है। कांग्रेस पूरी तैयारी में महाराष्ट्र के चुनाव में है। कांग्रेस के पास ABC सब प्लान बना हुआ है। इसलिए ये सब बयानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आज भी विश्वास है कि शरद पवार जी महाविकास आघाड़ी में रहेंगे। शरद पवार के बयान को लेकर हुई हिलचल के बाद शरद पवार ने सफाई दी है। पवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया था वो सीट बंटवारे को लेकर था। उनके कहने का मतलब यह था कि सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। जो लोग शरद पवार को जानते हैं वो उनकी सफाई का मतलब भी समझ गए होंगे। पवार ने ये तो कह दिया कि महाविकास आघाड़ी बनी रहेगी, लेकिन यह इशारा भी कर दिया कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बात बिगड़ भी सकती है।
अभी लोकसभा इलेक्शन और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन दूर है, लेकिन कर्नाटक में अब विधानसभा चुनाव की गर्मी अपने पीक पर है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में रोड शो किया। राहुल गांधी कल से ही कर्नाटक के मंदिरों और मठों में घूम रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस सभी समुदायों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने एक बयान से कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। सिद्धरामैया ने कैंपेन के दौरान कह दिया कि कर्नाटक में लिंगायत मुख्यमंत्री है और वही भ्रष्टाचार की जड़ है। सिद्धरामैया ने बात तो कही थी चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के लिए, लेकिन बीजेपी ने इसे पूरे लिंगायत समुदाय का अपमान बता दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी लिंगायत समुदाय के मठ और मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल ने कल बसपा जयंती समारोह में हिस्सा लिया था और आज वो लिंगायत समाज के मठ भी गए। आज राहुल गांधी ने बेलगावी में गन्ना किसानों से बात की। हालांकि यहां भी उनका फोकस अंबानी अडानी पर रहा। राहुल ने कहा कि किसानों को लोन नहीं मिलता, लोन मिलता है तो राहत नहीं मिलती, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन भी आसानी से मिल जाता है और सरकार उनका कर्जा भी माफ कर देती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए जीएसटी ने छोटे कारोबारियों का बिजनेस खत्म कर दिया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसे ठीक कर देगी। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में 40% की सरकार चलाई और करप्शन से कमाए पैसों का इस्तेमाल विधायकों को खरीदने के लिए किया। जो फोकस आजकल 2-3 बड़े अरबपतियों पे है, उसको वहां से उतारकर किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की ओर डालना पड़ेगा। आज अरबपति बैंक से कितना भी लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अदानी जी के, अंबानी जी के लाखों करोड़ रुपए बैंक लोन, बैंक में जाते एकदम पैसा मिलता है और अगर कोई मुश्किल होती है अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, मगर किसानों का लोन कभी माफ नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था 72,000 रुपए, 72,000 करोड़ रुपए, मगर आमतौर से किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता। तो मेरा यह कहना है कि न्याय होना चाहिए। अगर हम अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, फिर किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए या फिर किसी का नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार ने यहां पे पिछले 5 साल में क्या किया है। इसको 40% कमीशन सरकार कहा जाता है और ये सरकार इनकी सरकार नहीं थी, ये सरकार पैसे से इन्होंने चोरी की है। आपने पूछा कि आपका पैसा कहां जाता है। कर्नाटक में आपका पैसा भ्रष्टाचार में गया, चोरी में गया। बीजेपी की तरफ से आज प्रचार की कमान संभाली होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अमित शाह ने आज कर्नाटक के हासन और चामराजनगर में रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने मैसूर के श्री चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा की। अमित शाह ने आज राहुल गांधी और सिद्धरामैया दोनों को जवाब दिया। चूंकि कांग्रेस के नेता बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, इसके जवाब में आज अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेताओं के पास मुंबई सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी और पूरे बहुमत के साथ बनेगी। देखिए, हासन में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक हासन में अकेले प्रताप गौड़ा हमारे विधायक थे। इस बार हम 4 सीट जीतकर हासन के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। सर, लिंगायत समुदाय के अपमान का आरोप सिद्धरामैया साहब पे लग रहा है। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत, वोकगिला, एससी एसटी, वोकलिगा, एससी एसटी सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। कहीं चुनने का सवाल ही नहीं। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो करे जिक्र, कॉन्क्रीट आरोप हो तो कोर्ट में जाना चाहिए। ना एक भी जांच है, ना एक भी मुकदमा है। किस प्रकार से ऐसे निराधार आरोप पर जनता विश्वास करे? जनता विश्वास नहीं करती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज कर्नाटक के चिकबल्लापुरा में रोड शो किया, जहां नड्डा ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि जब सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी तब कर्नाटक में खूब दंगे होते थे। कांग्रेस की सरकार ने पीएफआई को फ्री हैंड दे रखा था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इस पर रोक लगाई। आप
बताइए, जब ये सिद्धारमैया की सरकार थी तो सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, पीएफआई के गुंडे देश को मुसीबत में डालने का काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप बताइए, आम आदमी का जान माल का खतरा हो गया था कि नहीं हो गया था? और आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के लोग इनका समर्थन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और देखो, सबूतों के आधार पर, ठोस आधार पर पीएफआई को एंटी नेशनल, राष्ट्रवाद विरोधी संगठन करार दिया गया और उसको बैन किया। उसको हम लोगों ने बैन किया, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया जी ने 170 केस पीएफआई के वापस लिए, 1750 लोगों को जेल से छोड़ा। ऐसी सरकार आने देना है क्या? देश को ओलंपिक मेडल दिलाने वाले पहलवान एक बार फिर अखाड़ा छोड़कर जंतर मंतर पर उतर आए हैं। 3 महीने के अंदर यह दूसरा मौका है जब पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ ताल ठोकी है। रेसलर्स की मांग है कि बृजभूषण सिंह और उनके करीबियों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों की जांच हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पहलवानों के इस धरने को बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक लीड कर रहे हैं। इस बार रेसलर्स ने राजनीतिक दलों से भी सपोर्ट मांगा है। हालांकि आज ही खबर आई कि सरकार ने अगले महीने यानी 7 मई को होने वाले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन को फिलहाल स्थगित करवा दिया है। लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें फेडरेशन के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वो तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक बृजभूषण शरण सिंह समेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई जाती। विनेश फोगाट ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के लिए जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सामने 15 लड़कियों ने गवाही दी, लेकिन कमेटी ने बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी। विनेश फोगाट ने कहा कि इस बार आर पार की बात होगी, या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और अगर यह साबित हो जाए कि रेसलर्स के इल्जाम गलत हैं तो रेसलर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं हैं। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी, वो डे टू डे वर्किंग देखेगी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे। WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था, तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है। हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें, हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की बृजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो, अगर मिली है तो बृजभूषण के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो यही है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। खिलाड़ियों के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह या फिर उनके करीबी लोगों की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया कि ऐसा क्यों है कि हमारा विश्वास तंत्र में, व्यवस्था में, कानून में न होकर अपने कहे को ही सच साबित करने में है। हमें अपने देश में, व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। लेकिन धरने पर बैठे रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन बृजभूषण शरण सिंह के कब्जे में है, इसलिए इस बार वो फेडरेशन की बातों में नहीं आएंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि पिछली बार उन्होंने खेल मंत्रालय के अफसरों की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। रेसलर्स ने कहा कि पिछली बार जो गलतियां हुई इस बार नहीं होंगी। इस बार धरने पर राजनीतिक दलों का सपोर्ट भी लिया जाएगा और खाप पंचायतों को भी धरने के लिए बुलाया जाएगा। जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया
कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उनका हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ। ये वो रेसलर्स हैं जिन्होंने देश को मेडल जिताए, देश का नाम रोशन किया। इसलिए अगर ये खिलाड़ी 2 दिन से धरने पर बैठे हैं तो खेल मंत्रालय को इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अगर उनके कुछ आरोप हैं तो इनकी तसल्ली से जांच भी होनी चाहिए। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर यह है कि कल से केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के द्वार 27 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को ही खुल गए थे। लेकिन सावधान करने वाली खबर यह है कि केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटों में बर्फीले तूफान की यानी एवलांच की चेतावनी जारी की है। इसको देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ इन जिलों के डीएम और एसएसपी को अलर्ट पर कर दिया है। श्रद्धालुओं से भी कहा गया है कि केदारनाथ आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। केदारनाथ में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।